सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम देने के बाद दो चीजें हुई। एक तो जो बच्चे बहुत सीरियस थे पहले से ही पढ़ाई को लेकर के, अब वो टर्म 2 के लिए तैयारी करेंगे। टर्म 1 जिन बच्चों ने थोड़ा कैजुअल अप्रोच रखा, उनको भी ये बात अब समझ में आ रहा होगा कि सही ढंग से पढ़ करके ही वो कुछ अच्छा कर पाएंगे। हो सकता है कुछ लोगों ने बहुत लाइटली लिया हो, कुछ लोगों ने सीरियसली बातों को लिया हो। आप कंटेंट को ज्यादा अच्छे से समझ पाए, उसके लिए जरूरी है कि आपके दिमाग में एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। चीजें आपको तभी ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी कि क्या करना है, सिचुएशन मेरा क्या है और उसके अकॉर्डिंग मेरा फर्दर प्लानिंग कैसे होगा। जब आप ये पहले समझ पाएंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले ये समझिए कि अभी पिछले 2-3 सालों से जो केमिस्ट्री में जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा है। पैटर्न तो ठीक है, आप अभी सब्जेक्टिव देंगे, कुछ क्वेश्चंस उसमें ऑब्जेक्टिव भी हैं, सब्जेक्टिव भी हैं। पहले क्या था कि चैप्टर वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था। लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है या केमिकल काइनेटिक्स है, सरफेस केमिस्ट्री है तो 5 मार्क्स, डी एंड एफ ब्लॉक है तो 5 मार्क्स, बी ब्लॉक है तो 8 मार्क्स। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो गया है। पिछले 2-3 सालों से अब जो सीबीएसई सिलेबस को रीडिजाइन किया गया, तो उसको फर्दर जो है वो डिवाइड कर दिया गया फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। और मार्किंग भी अब वैसे ही है। वेटेज जो है आपका हर एक चैप्टर का वो अलग अलग नहीं है, बल्कि वो आपका टॉपिक वाइज है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कितना, इनऑर्गेनिक के लिए कितना और फिजिकल के लिए कितना। अब इस बार एग्जाम भी 2 टर्म में हुआ। टर्म 1 आप ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर आपका सीरियस एफर्ट था तो इट वाज वेरी गुड, अगर नहीं था तो कम से कम आप अब जाग रहे हैं। एग्जाम हो गया तो अब आपको जो है अभी से ये सोच करके कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि कंपैरेटिवली ये आपके लिए आसान हो गया। 2 टर्म का जो आपको स्कोप मिला, तो इससे ये एक फायदा हो गया कि एक बार जो आपको प्रेशर आपके ऊपर आ रहा था वो अभी नहीं आएगा। तो वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो जो रिमेनिंग चैप्टर्स जो बच गया आपके टर्म 2 के लिए, फिजिकल में 3 चैप्टर आपको बचता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। इस दो में से ये जो 2 चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, न्यूमेरिकल यहीं से हो सकता है। न्यूमेरिकल का और कहीं पर कोई स्कोप नहीं है। न्यूमेरिकल कहते हैं वैसे क्वेश्चन को जहां आप फॉर्मूला पुट करके फिर उसके ऊपर कुछ न्यूमेरल्स पुट करते हैं। रीजनिंग और एनालिसिस हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको यही 2 चैप्टर जो है थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होगा। सरफेस केमिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चैप्टर है। चैप्टर बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये भी जरूर है कि सारा चीज अगर एक दूसरे के साथ आप कनेक्टिंग वे में नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। अदरवाइज चैप्टर इज वेरी गुड। जैसे मैं बायोमोलिक्यूल्स के लिए कहती थी कि चैप्टर वॉज रियली वेरी गुड, आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी है। बाकी चैप्टर के कंपेरिजन में यहाँ आपको मेहनत बहुत कम करना है, लेकिन आपको हर टॉपिक को जब पढ़ना है तो उसको रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि हमको सारा चीज का कारण भी पता होना चाहिए। ये तीनों जो आपका फिजिकल का चैप्टर है, इसके लिए टर्म 2 में जो आपका वेटेज है वो है आपका 13 मार्क्स का। यानी अगर आप ये तीनों चैप्टर करेंगे तो आपको 13 मार्क्स जो है वो कवर हो जाएगा। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रो से कितना आएगा, सरफेस से कितना आएगा, केमिकल काइनेटिक्स से कितना आएगा। आप तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से अगर करेंगे, और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर ध्यान से करते रहोगे, रेगुलर रहोगे तो ये बहुत आसान है। 13 मार्क्स आपको यहाँ से आता है। उसके बाद इनऑर्गेनिक में आपके पास अब 2 चैप्टर बचा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि पिछले बार से पिछले 2 साल से, इनफैक्ट लास्ट ईयर और इस बार थोड़ा आसान इसलिए हो गया क्योंकि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पहले जो कंपाउंड था, डी ब्लॉक में 2 कंपाउंड था जिसका प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना होता था और उससे रिलेटेड रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना होता था, बिकॉज बोथ द कंपाउंड वाज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 एंड K2Cr2O7। तो वो आपके पोर्शन से जो है वो अभी डिलीट कर दिया गया है। लास्ट ईयर भी वो डिलीटेड था, इस बार भी फिर से डिलीट कर दिया गया।
तो ये चैप्टर भी आपके लिए, इनफैक्ट अगर हमसे अभी कोई पूछे कि ये सारे चैप्टर्स में सबसे पहले और सबसे आसान सा चैप्टर कौन सा होगा, जो बड़ा लिमिटेड सा चैप्टर होगा, तो आई विल सजेस्ट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। यहीं से आप स्टार्ट करिए तो आपको लगेगा कि एक चैप्टर बड़ा जल्दी कंप्लीट हो गया। सो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 2 चैप्टर आपको इनऑर्गेनिक के लिए बचता है। और इस दोनों चैप्टर को मिला करके जो वेटेज इस बार टर्म 2 में होगा आपका, वो होगा 9 मार्क्स। ठीक है, 13 और 9 कितना हो गया, 22 मार्क्स। अब बचता है ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में क्योंकि आप इनिशियल 2 चैप्टर आप टर्म 1 में कर चुके, एक हेलो एल्केन हेलो एरीन, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, वो दोनों आप वहां कर चुके, और एक बायोमोलिक्यूल भी आप कर चुके। तो यहाँ अब आपको सिर्फ 2 ही चैप्टर बच रहा है, एक एमीन्स और एक एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये दोनों आपके ऑर्गेनिक का वेटेज, क्योंकि 22 नंबर वहीं से हो चुका, टोटल आपको 35 मार्क्स का पेपर अभी होना है, तो ये फिर से कितना हो गया, 13 मार्क्स। यानी फिजिकल और ऑर्गेनिक ये 13 और इनऑर्गेनिक जो है वो है 9 मार्क्स। अब इसमें भी जो पुराने बच्चे थे, पुराने मतलब ये कोविड के पहले वाले बच्चे, पहले वाले बैच के लिए बात करें, तो उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी जगह पर आपको जो है सीबीएसई जो है वो सिलेबस को थोड़ा सा रिड्यूस की है, और रिड्यूस भी की है तो कायदे से कहिए कि जिस चीज़ को आप थोड़ा मोनोटोनस समझते थे, सीबीएसई उसी सारे चीज़ों को हटाई है, एप्लीकेशन पार्ट को वो रहने दिए। लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर बात करेंगे आपको, तो बैटरी वाला जो पोर्शन था, जहाँ से आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल शुरू होता था, ड्राई सेल, मर्करी सेल, लेड स्टोरेज सेल, फ्यूल सेल और कोरोजन वाला पार्ट, तो वो पार्ट अभी हट गया है, उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स में बहुत कुछ खास सा चीज़ नहीं रिमूव हुआ है, एक टॉपिक लास्ट वाला जो है वो रिमूव हुआ है, तो वो बहुत अफेक्ट नहीं करेगा आपको, आप उसको पढ़िए। सरफेस केमिस्ट्री में जो है वो आपको कैटालिसिस पूरा ही हट गया है। सरफेस केमिस्ट्री में 3 जो है वो मेन हेडिंग हुआ करता था, एक एड्सॉर्प्शन वाला पार्ट, दूसरा कोलोइड्स वाला पार्ट और तीसरा कैटालिसिस वाला पार्ट। तो कैटालिसिस जो है वो आपको सीबीएसई पूरा रिमूव कर दी है, तो आपको 2 ही पार्ट बचा, एक एड्सॉर्प्शन एंड कोलोइड्स। डी एंड एफ में मैंने पहले ही बता दिया कि आपका जो कंपाउंड था जिसकी वजह से रिएक्शन वगैरह आता था, जहां चांसेस, हालांकि रिडॉक्स रिएक्शन जो कि MnO4K2Cr2O7 का था वो बड़ा आसान था, लेकिन ये आसान शब्द ना टीचर का पर्सपेक्टिव है, स्टूडेंट्स जो पहली बार पढ़ेंगे उनको थोड़ा मुश्किल लग ही सकता है, तो वो चीज़ आपको हट ही गया है। इसलिए अब ये बहुत ऐसा हो गया कि एक आध जगह पर एप्लीकेशन आता है, अदरवाइज जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वही है, तो ये बहुत सिंपल सा चैप्टर हो गया। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आपको आइसोमेरिज्म वाला पार्ट जो है वो हट गया है। आइसोमेरिज्म के अलावा एक और टॉपिक हुआ करता था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, चैप्टर जब एंड होता था एनसीईआरटी में, एक टॉपिक हुआ करता था स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो वो पार्ट भी रिमूव हो गया। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर्स तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, तो आई विल सजेस्ट कि जो स्टेबिलिटी वाला पार्ट है या फिर आपका आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है, जो लोग एंट्रेंस को भी साथ में लेकर के चल रहे हैं उनको उस पार्ट को जो है अभी ही सोचना चाहिए कि उसको कंप्लीट कर लिया जाए। और ऑर्गेनिक, जो बच्चे टर्म 1 अच्छे से ऑर्गेनिक पढ़े हैं उनके लिए टर्म 2 थोड़ा आसान हो जाएगा। आसान इसलिए हो जाएगा कि मैंने कहा था कि आप ऑर्गेनिक को अगर वैसे पढ़ते हैं जैसे कि प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, तो थोड़ा सा आपको ऑर्गेनिक मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप पहले रिएक्शन लिखना सीख जाते हैं और जिस पैटर्न में क्वेश्चन होता है, एप्लीकेशन पैटर्न, अगर उस पैटर्न से पढ़ते हैं तो आपको ऑर्गेनिक बड़ा आसान होता है। इन दैट केस ऑर्गेनिक अभी आपके लिए बहुत कुछ बचा नहीं, क्योंकि आप रिएक्शन का रूल लिखना, रिएक्शन का सारा रूल्स आपको पता है, रिएक्शन लिखना आप सीख चुके। एक दो चीज जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस का प्रोसेस आपको बताना होगा, वो कार्बोनिल ग्रुप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस है वो आपको उसका रूल करना होगा, नेम रिएक्शन करना होगा, मेन फोकस जो है वो यहीं से होगा। अदरवाइज फिजिकल प्रॉपर्टीज आप उधर कर ही चुके हैं, तो वही बॉइलिंग पॉइंट और बाकी सारा कुछ सॉलिबिलिटी वगैरह, यहाँ पर भी आपको वही सेम रहने वाला है जो आप पहले कर चुके। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो एसिडिक प्रॉपर्टी आएगा तो वो वहाँ आप फिनॉल में कर ही चुके, पैरा इफेक्ट एंड एसिडिक प्रॉपर्टी, तो वो वहाँ से आपको कवर होता है, बस रिवीजन आपको एक बार चाहिए। और एमीन्स जो है वो आपको एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में है, यहाँ पर भी डाइजोनियम हुआ करता था पहले, जिसको रिमूव कर दिया गया है।
तो ओवरऑल अगर मानिए तो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है आपका टर्म 2 का बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है। थोड़ा सा केवल ध्यान दोगे, बहुत ध्यान देने का जरूरत भी नहीं है, थोड़ा सा केवल ध्यान दोगे और रेगुलरिटी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो बार बार हम कहते हैं कि बीच में थोड़ा सा, जब आप लर्निंग के प्रोसेस में होते हैं तो बीच में आपको थोड़ा सा गैप मिलना चाहिए, गैप की आप चीज़ों को अपने दिमाग में जो है वो परसिस्ट करवा सके, फिट करवा सके। बीच बीच में जैसे 10 मिनट अगर हम वीडियो देख रहे हैं तो 10 मिनट के बाद हम एक बार पॉज लगाएंगे वीडियो को और एक बार पिछला सारा जो है वो रिपीट करेंगे। या अगर हम वीडियो एक बार पूरा अच्छे से देख लिए तो हम एक बार तुरंत उसी समय वीडियो को जो है फास्ट फॉरवर्ड मोड में एक बार फिर से हम उसको रिप्ले करके एक बार देख लेंगे। नोट्स ऑफ कोर्स बनाएंगे, लेकिन वो तब जब हम एक बार पूरे बातों को समझ गए, उसके बाद जब नोट्स बनाएंगे तो फिर से हम एक बार हमको वीडियो प्ले करना है तो हम प्ले करेंगे। जनरली होता क्या है, पढ़ते गए साथ में ही नोट्स बनाते गए, पढ़ते गए तो पूरा फोकस जो है आपका नोट्स मेकिंग पे चला जाता है। तो इस बात को पहले समझिए कि जब ये पैटर्न एग्जाम का ऐसा हुआ, हालांकि पहले भी केमिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं होता था कि 5 मार्क्स का एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया, एक वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ दिया जाए तो जनरली जब 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन होता था तो उसमें सब पार्ट्स होता था, ABCD। आपको अंडरस्टैंडिंग हमेशा चाहिए। देखो, दो कैटेगरी के बच्चे मिलेंगे, एक वो जो बोलेंगे केमिस्ट्री उनका बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री ही सारे एंट्रेंस एग्जाम में रैंक दिलवाता है, और एक वो बच्चा जो कहेगा कि हम क्वालिफाई तो कर गए लेकिन हम NIT चले गए, IIT चले गए, लेकिन केमिस्ट्री कभी हमको बहुत अच्छा नहीं लगता रहा, हम स्कोर कर गए लेकिन हमको वो बहुत अच्छा नहीं लगता रहा, केमिस्ट्री से हमको कभी वो एफिनिटी नहीं हो पाया। तो ये एक्चुअली वैसे बच्चे होते हैं जो कि चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि उनको समझ की कमी है, क्योंकि जो बच्चा NIT IIT चला गया दैट मीन्स उसमें अंडरस्टैंडिंग, उनका इंटेलिजेंस, ऑफकोर्स उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है मेरा, मैथ समझ रहा है बच्चा, फिजिक्स समझ रहा है, केमिस्ट्री नहीं समझ पाएगा ऐसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन किसी कारण से, किसी भी कारण से वो सब्जेक्ट में शायद वो उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाया। केमिस्ट्री के साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि जैसे आप मैथ्स और फिजिक्स में ऐसा कभी होता है कि आप पढ़े कुछ और उसको एप्लीकेशन पार्ट में ऐसा लपेटा गया कि आप वहां फंसने लगे, केमिस्ट्री के साथ ये चीज़ नहीं है। ये सही है कि ये थोड़ा सा आपको मुश्किल इसलिए लगता है कि आप हर एक टॉपिक में आपको एक नया कॉन्सेप्ट आता है, एक ही टॉपिक पे आपका पूरा चैप्टर रन नहीं करता, लेकिन अगर आपका हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो एक अच्छी बात इसके साथ ये भी है कि उस कॉन्सेप्ट के बियॉन्ड तो आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा। अगर आप ढंग से सारे चीज़ों को गए हैं तो आप एक तरह से पहले से जानते हैं। जो बच्चा अच्छे से थॉरोली पढ़ा है वो कभी एग्जाम हॉल में जाकर के उसको ये नहीं लगेगा कि हे भगवान क्या आ गया, हम तो ये टॉपिक कभी जानते ही नहीं थे। अगर बच्चा अच्छे से पढ़ के गया है, या मान लीजिए वो कम से कम रेगुलर भी था, तो एग्जाम हॉल में जाने के बाद उसको सिर्फ यही लगता है कि हे भगवान हम इस चीज़ को पढ़े क्यों नहीं थे, ये था तो मेरे पास, हम अगर इसको पढ़ लिए होते तो हमको आता। उसको ये नहीं आता समझ, ये वहाँ नहीं लगता कि क्या दे दिया हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो इसीलिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेकर के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो केमिस्ट्री काफ़ी आसान है। और अभी टर्म 2 का सिलेबस तो खैर बहुत फ्रेंडली है, टर्म 1 भी बहुत फ्रेंडली था, केमिस्ट्री सिलेबस ही बहुत अच्छे से डिजाइंड है। ऑफकोर्स फिजिक्स और मैथ्स में भी होगा, मेरा क्योंकि केमिस्ट्री से कंसर्न है इसलिए मैं केमिस्ट्री ही बात कर रही हूँ। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से सारे चैप्टर्स को पढ़िए और रेगुलर रहिए।